तो सबसे पहली बात, जिसका छोटा है वो भी ध्यान से सुनो, और जिसका बड़ा है वो तो सुनते ही रहोगे। चलो शुरू करें। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज होता है, उसके क्या क्या मैग्नेटिज्म आते हैं, उसमें से दो चैप्टर है, दो यूनिट है बेसिकली, एक है इलेक्ट्रो और एक है मैग्नेटिज्म के बारे में। उसमें से हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो भी दो पार्ट में बटा हुआ है, एक चार्ज एट रेस्ट कंडीशन और दूसरा चार्ज एट मोशन। तो हम जो अभी पढ़ रहे थे 2 दिनों से, वो पढ़ रहे थे बेसिकली क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या क्या बातें हो रही थी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो मुद्दे की बात हो रहा था वो ये हो रहा था भाई साहब कि हमारे पास एक इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। इलेक्ट्रो का क्या मतलब होता है? चार्ज। और चार्ज किस कंडीशन में होगा? रेस्ट कंडीशन में। किस कंडीशन में होगा? रेस्ट कंडीशन में। इलेक्ट्रो का मतलब हो गया आपका चार्ज, और स्टैटिक्स का मतलब क्या हो गया? रेस्ट। तो जब कोई चार्ज रेस्ट कंडीशन में होगा तो उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगे, क्या क्या बिहेवियर्स होगा, वो क्या क्या कर्मकांड करने वाले हैं, उन सब चीज़ के बारे में स्टडी करना होता है। तो हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये जो आपको दिख रहा है, एक को मान लीजिए आप पॉजिटिव चार्ज है और एक दूसरे को मान लीजिए आप कौन सा चार्ज है? निगेटिव चार्ज है। यानी येलो वाला आपका निगेटिव चार्ज हो गया और ये वाला ब्लू वाला आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया। इसका मतलब ये है चार्ज दो तरह का होता ही होगा। अच्छा, कोई बॉडी अगर चार्ज नहीं है तो वो कौन सा बॉडी है? न्यूट्रल बॉडी है। और न्यूट्रल बॉडी के केस में हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है कि कोई भी अगर न्यूट्रल बॉडी होगा तो उस न्यूट्रल बॉडी के पास जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, या आप ऐसे समझो कोई भी एलिमेंट है, क्या है आपके पास? कोई भी एलिमेंट है, वो एलिमेंट का अपना एक एटॉमिक नंबर होगा। एग्जाम्पल के तौर पर सोडियम आ गया, सोडियम का 11 एटॉमिक नंबर है। 11 एटॉमिक नंबर अगर है सोडियम का, तो सोडियम के पास क्या क्या होंगे? 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 11 प्रोटॉन्स होंगे। यही बात तो हम लोगों ने बेसिकली सीखा था। क्या सीखा था भाई साहब? कि अगर सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 11 इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं सोडियम के पास, तो क्या क्या होंगे उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेते हैं हम लोग, है ना। चलते जाओ भाई। ये हमारे किसी काम का नहीं। अब हमको ये भी साथ में लेना है। हाँ, जो बेसिक चर्चा हम लोग किए थे वो ये था कि मान लिया जाए आपके पास एक सोडियम है, सोडियम एलिमेंट है, और सोडियम एलिमेंट के पास क्या है? 11 एटॉमिक नंबर है। अगर 11 एटॉमिक नंबर है तो इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और 11 क्या है आपके पास? प्रोटॉन भी है। तो इलेक्ट्रॉन, चूंकि इलेक्ट्रॉन का बेसिक चार्ज क्या होता है? बेसिक चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये माइनस में चार्ज होता है। और प्रोटॉन पर बेसिकली चार्ज क्या होता है? प्लस में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। देखो बात ये है कि आपके पास एक नोट है, एक नोट का कोई ना कोई वैल्यू होगा। जैसे 500 का नोट है तो उसका वैल्यू क्या है? एक नोट या 500 रुपीज़? 500 रुपीज़। तो आपके पास अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उस इलेक्ट्रॉन का चार्ज के कंडीशन में क्या वैल्यू है? तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज के कंडीशन में जो वैल्यू है वो माइनस में है। किस में है भाई साहब? माइनस में। और एक प्रोटॉन का जो वैल्यू है वो किस में है? प्लस में। अब किसी के पास जितना बार माइनस है, यानी 11 बार माइनस है, तो 11 बार उसके पास क्या है? प्लस भी है। इसका मतलब वो बॉडी किस कंडीशन में है? न्यूट्रल कंडीशन में है। ना वो कर्जे में है, ना वो बेनिफिट्स में है। यही बात समझ में आई ना। और एक एग्जाम्पल हम क्लासरूम में लिए थे कि क्लोरीन है। अभी डिटेल में तो नहीं जा सकते, एकदम शॉर्ट में हम निकल करके वहाँ तक पहुँच जा रहे हैं। एक क्लोरीन था जिसका एटॉमिक नंबर क्या लिए थे हम? 17। तो इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन्स था और 17 क्या था? प्रोटॉन्स था। अगर 17 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसका मतलब 17 बार निगेटिव चार्ज है और इसमें 17 बार पॉजिटिव चार्ज है। चार्ज का सेम वैल्यू होने की वजह से जब दोनों चार्ज मिक्स करके जोड़ते हैं तो हमको मिलता है कि भाई इसके पास 0 चार्ज है। इसका मतलब ये दोनों ही बॉडी किस कंडीशन में है? न्यूट्रल कंडीशन में। ड्यू टू फ्रिक्शन या कुछ भी, एक एग्जांपल लिए थे हम कि फ्रिक्शन से, ड्यू टू फ्रिक्शन सोडियम ने क्या किया था? एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया था? सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया था? क्लोरीन को। तो हम इधर पार्ट बनाए थे सोडियम का और इधर पार्ट बनाए थे हम लोग क्लोरीन का। जैसे ही सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, कितना इलेक्ट्रॉन दिया मेरे भाई? एक इलेक्ट्रॉन दिया। सोडियम ने कितना इलेक्ट्रॉन दिया? एक इलेक्ट्रॉन। जैसे ही सोडियम ने दिया इसे एक इलेक्ट्रॉन देते ही सोडियम के पास मात्र 10 इलेक्ट्रॉन बचे। कितने इलेक्ट्रॉन बचे?
और प्रोटॉन वही के वही रहा, यानी पॉजिटिव में प्रोटॉन बचे। अब इसके पास 10 बार ही निगेटिव है और 11 बार पॉजिटिव है, इसका मतलब इसका नेट वैल्यू किस में आएगा? पॉजिटिव में। किस में आएगा मेरे भाई? पॉजिटिव में। और क्लोरीन के पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और 17 प्रोटॉन्स हो गए, इसका मतलब नेट वैल्यू इसके किस में आएगा? नेगेटिव में। यानी इलेक्ट्रॉन लेने या इलेक्ट्रॉन देने से दोनों ही न्यूट्रल बॉडी कौन सा बॉडी बन गए? चार्ज बॉडी। कैसा बॉडी बन गया भाई? चार्ज बॉडी। तो हम इस बिना पर एक स्टेटमेंट कह सकते हैं कि जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा या इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो दोनों ही बॉडी, जिसने दिया और जिसने लिया, दोनों ही बॉडी चार्ज बॉडी बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? चार्ज बॉडी बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? चार्ज बॉडी। जैसे मान लो हमने आपको 500 रुपये दिए, तो हम जब 500 रुपये देंगे तब आपके लिए हम दानी बन जाएंगे और मेरे लिए आप कर्जदार बन जाएंगे। बोलेंगे हाँ या ना? क्या सिर्फ हम दानी बनेंगे और आप कर्जा में जाएंगे ही नहीं? ऐसा पॉसिबल है? नहीं। दोनों के पास एक प्रॉपर्टी जनरेट होगा जिस प्रॉपर्टी को बोलते हैं चार्ज प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं भाई साहब? चार्ज प्रॉपर्टी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होने वाला क्या बन जाता है? पॉजिटिव बॉडी। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर वाला जो है वो क्या बन जाता है? नेगेटिव बॉडी। क्या बन जाता है भाई साहब? नेगेटिव बॉडी। एक तो बात ये याद रखना है कि ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होता है। किसी भी बॉडी में प्रोटॉन हमेशा क्या रहता है मेरे भाई? प्रोटॉन हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। प्रोटॉन हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। प्रोटॉन हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। जब भी कोई बॉडी देगा तो इलेक्ट्रॉन देगा, प्रोटॉन लेन देन नहीं कर सकता है। प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है। क्यों प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है? क्योंकि मास के हिसाब से, समझने के लिए बोल रहा हूं, मास के हिसाब से प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है मास के हिसाब से, और इसका मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। और जिसके पास मास ज़्यादा होगा उसके पास एनर्जी भी ज़्यादा होगी, और एनर्जी ज़्यादा है इसलिए वो न्यूक्लियस में पड़ा हुआ रहता है। ऐसा समझिए, बस समझने के लिए कि उसके पास एनर्जी ज़्यादा है इसीलिए वो न्यूक्लियस में पड़ा रहता है। तो प्रोटॉन आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे, प्रोटॉन कहाँ पर पाया जाता है? न्यूक्लियस में। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहता है। ऑर्बिट में चक्कर, और थोड़ा मोड़ा ज़्यादा वजन नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स का 1860 लगभग 1860 टाइम्स ज़्यादा गुना बड़ा है। तो बहुत ज़्यादा वजनदार हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलो हाँ या ना यार। अब इतना वजनदार हो गया तो बात को समझना है, ध्यान से सुनिए। अब जब इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कर जाएंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज करेंगे। क्या करेंगे भाई साहब? ये साइन किसका है? डिक्रीजिंग का। और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर जाएगा। तो आपसे पूछे अगर कि किसी बॉडी ने अपना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा लिया, इसका मतलब वो बॉडी कैसा चार्ज बॉडी बन गया? नेगेटिव चार्ज बॉडी बन गया। कैसे बढ़ाया ये बात का पता नहीं, पर वो नेगेटिव चार्ज बॉडी बन गया। हेलो, नेगेटिव चार्ज बॉडी बन गया। किसी बॉडी ने अपना इलेक्ट्रॉन्स घटा लिया, अब कैसे घटाया इस पर अभी डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं, बस उसने घटा लिया तो वो कैसा बॉडी बन गया? वो कैसा बॉडी बन गया? पॉजिटिव चार्ज बॉडी बन गया। अब जब कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो वो अपना सेल से जगह खाली करके देगा कि नहीं देगा? इसका मतलब इसका साइज भी क्या कर जाएगा? साइज भी डिक्रीज करेगा। और इसका साइज क्या कर जाएगा? इंक्रीज करेगा। अरे बोलो, आया नहीं आया? साइज क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। अच्छा बता मुझे, इसका इलेक्ट्रॉन गया है तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ अकेले जाएगा कि वो अपना मास भी लेकर जाएगा? मास भी लेकर जाएगा। तो इसका मास क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। और इसका मास क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। प्रोटॉन दोनों ही केस में क्या रह रहे हैं? कांस्टेंट एज कंपेयर टू न्यूट्रल बॉडी। एज कंपेयर टू न्यूट्रल बॉडी। क्वेश्चन को घुमाया जाता है, बोला जाता है जब कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी बनेगा तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स के डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा? क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। जब कोई नेगेटिव चार्ज बॉडी बनता है तो एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर जाते हैं या डिक्रीज कर जाते हैं? क्या कर जाते हैं? अरे बोलो जोर से, क्या कर जाते हैं? इंक्रीज कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? इंक्रीज कर जाते हैं। ये सब बातें हम लोगों ने पढ़ रखी है पहले से। बोलो यस या नो? ठीक है। उसके बाद हम देखें कि जब कोई बॉडी पॉजिटिव बॉडी बन जाता है, जब कोई बॉडी क्या बन जाता है? पॉजिटिव बॉडी बन जाता है या निगेटिव बॉडी बन जाता है, तो वो दूसरे बॉडी के साथ कैसा बिहेवियर करता है, या उसके पॉजिटिव या निगेटिव बनने के बाद वो क्या क्या प्रॉपर्टी और जनरेट कर लेता है। पहली बात तो इलेक्ट्रॉन दिए तो एक प्रॉपर्टी बना, वो चार्ज बना। क्या बना भाई साहब? वो बॉडी क्या बन गया?
चार्ज बॉडी बन गया। क्या बॉडी बन गया? चार्ज बॉडी बन गया। और जैसे ही चार्ज बॉडी बनेगा, जैसे ही वो चार्ज बॉडी बनेगा, चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं? जो अंदर का गुण है वो बदलेगा नहीं, वो बदलेगा नहीं, वो बदलेगा। मास एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगर मान लो मेरे बॉडी का यहाँ से आधा भाग तूने कट करके ले गया, दूसरे को दे दिए, तो क्या बाद में जब मुझे वजन करोगे मेरा मास पहले के बराबर आएगा? नहीं। अच्छा मान ले अगर मेरे बॉडी का टेम्परेचर यहाँ पर अभी 25 डिग्री सेल्सियस है, तू यहाँ से काट दे और यहाँ का मेज़र करने लगे, तो क्या 25 की जगह पे 30 दिखने लगेगा? नहीं, वो 25 अभी भी 25 ही दिखेगा। बोलो यस या नो यार? अरे आया नहीं आया भाई? आया ना? या बेंच को हम यहाँ से इधर मेज़र करें, फिर काट करके मेज़र करें, फिर काट करके मेज़र करें, तो इसका अगर 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो हर जगह 20 ही दिखेगा। बोलो यस या नो यार? अरे आया नहीं आया? आया। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किसको कहते हैं? जब मास बढ़ने से, साइज को डिपेंड करने से उसका प्रॉपर्टी क्या हो जाए? चेंज हो जाए। तो चार्ज एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। कैसा प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। चार्ज खुद अपने आप में इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो चार्ज के बारे में कुछ बेसिक बात और जान लेते हैं। चार्ज को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? कोई कैपिटल क्यू से, कोई स्मॉल क्यू से। कभी कभी आप देखते होंगे क्यू नॉट लिखा हुआ रहता है। देखें आप, ये नॉट है। क्या है ये? नॉट है। अच्छा, क्यू नॉट को किसको बोलते हैं? एक स्पेशल टाइप का चार्ज है। एक स्पेशल टाइप का चार्ज है जिसे हम लोग टेस्ट चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्ट चार्ज। इसके कुछ बेसिक बात हैं। टेस्ट चार्ज जब भी होगा वो पॉजिटिव नेचर का होगा। किस नेचर का होगा? पॉजिटिव नेचर का होगा। इसका वैल्यू नेग्लिजिबल होगा। क्या होगा? नेग्लिजिबल होगा। बहुत छोटा होगा, इतना छोटा कि चार्ज का कोई अपना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। क्या नहीं होगा? चार्ज का कोई अपना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। बाद में समझेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं, पर ये बातें हमेशा होंगी। बाकी इधर जो चार्ज है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव वाले चार्ज को भी क्यू ही से डिनोट करना है। तो चार्ज का एसआई यूनिट क्या है भाई साहब? जल्दी से बोलिएगा। एसआई यूनिट क्या होता है? कूलाम। क्या होता है? कूलाम नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने चार्ज के बारे में बहुत बड़ा इन्वेंशन किए, इसीलिए उसके नाम पर इसका एसआई यूनिट रखा गया है, कूलाम साहब के नाम पर। चलिए कूलाम से लो आज पढ़ेंगे भी, थोड़ा स्पीड में जाएंगे और ध्यान से सुनिए। अच्छा, इसका सीजीएस यूनिट, सीजीएस का मतलब जानते हैं ना? सीजीएस यूनिट क्या होता है? स्टेट कूलाम। क्या होता है? स्टेट कूलाम। सबसे लार्जेस्ट यूनिट, लार्जेस्ट यूनिट यानी बड़ा नाप क्या होता है? फैरेड होता है। क्या होता है? फैरेड होता है। क्या होता है? फैरेड। क्या होता है? फैरेड। 1 फैरेड इज इक्वल टू, आपके पास आंसर आएगा 96500 कूलाम के बराबर। अच्छा, 1 कूलाम इज इक्वल टू कितना स्टेट कूलाम होता है? 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। यही होता है ना? अरे बोलना, हाँ, नहीं पता है? 1 कूलाम इज इक्वल टू कितना स्टेट कूलाम? नहीं पता? मजाक चल रहा है क्या? हाँ? अच्छा, 1 माइक्रोकूलाम, 1 माइक्रोकूलाम इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶। 1 माइक्रोकूलाम इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶। 1 माइक्रोकूलाम इज इक्वल टू 10⁻⁻�6 कूलाम। इतना याद रहेगा? चलिए अब इसके बारे में कुछ और बात जान लेते हैं। इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? डायमेंशनल फार्मूला AT। क्या होता है? AT। कहाँ से आया वो बाद में देखेंगे, उसके बारे में अभी बात मत करो। अभी सिंपल सा बात करो। क्या आपने कभी पढ़ रखा है I = Q/T 10th में? अच्छा, क्या लिख सकता हूँ? Q = I × T। अरे बोलो यस या नो? ठीक है। क्या I का डायमेंशनल फार्मूला A होता है? अच्छा, T का डायमेंशनल फार्मूला T होता है? क्या ऐसा बक्से में बंद कर देंगे ब्रैकेट में? अरे बोलना यार, नहीं आया? आया ना? पक्की बात। चल, इतना बेसिक बात था जो हमको समझना था। सीजीएस यूनिट स्टेट कूलाम होता है। 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। 1 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोकूलाम इज इक्वल टू कितना? डायमेंशनल फार्मूला कितना? टेस्ट चार्ज किसको कहते हैं? बेसिकली हम चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं। जब कोई चार्ज बॉडी बन जाता है, जब कोई चार्ज बॉडी बन जाता है तो 2 तरह के चार्ज बॉडी होंगे। प्लस को रिपेल करने लगेगा, प्लस माइनस को अट्रैक्ट करने लगेगा। इस बिना पर हम कहते हैं लाइक चार्जेज, यानी प्लस वाले को या माइनस वाले को लाइक चार्जेज रिपेल टू ईच अदर
एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। क्या ये एक प्रॉपर्टी जैसा बेस कर रहा है, साउंड कर रहा है? अरे बोलो हाँ या ना यार। क्या ये एक प्रॉपर्टी जैसा साउंड कर रहा है? तो चार्ज का पहला प्रॉपर्टी मुझे समझ में आया कि भाई पहला प्रॉपर्टी ये है कि लाइक चार्जेस क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। लिखने देंगे, हम लिख कर लाए हैं, वो आपको हम बाद में दिखाएंगे। ये पढ़ा हुआ चीज़ है, इसलिए हम जल्दी जल्दी कुछ चीज़ स्किप करके भी बोलते जा रहे हैं, ठीक है। तीसरी बात, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। जब कोई स्केलर क्वांटिटी होता है तो उसमें एडिटिव नेचर्स आते हैं। एडिटिव नेचर्स किसको बोलते हैं? एडिटिव नेचर्स बोलते हैं विद साइन किसी चीज़ को जोड़ घटाव करना, विद साइन किसी चीज़ का प्लस या माइनस करना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लिया जाए आपके पास ये एक डब्बा है, अब्बा डब्बा जब्बा, और इसमें दो चार्जेस हैं। एक मान लिया जाए Q1 है और एक मान लिया जाए Q2 है। ध्यान से सुनो, अब दो चार्जेस है, एक Q1 है और एक Q2 है, और इसका वैल्यू है 2 कूलाम और इसका वैल्यू है 4 कूलाम। कितना है? अब तुमको बोले कि ये दो अलग अलग चार्जेस मिल करके एक सिस्टम तैयार किया है। जब भी कोई सिस्टम होता है, जो भी सिस्टम रहे, जब भी कोई सिस्टम आएगा आपकी नज़र में, तो सिस्टम हमेशा मोर देन, ज़्यादातर केस में मोर देन वन चीज़ों का बना होता है। किसका बना होता है? अरे ये सब तो लाइट जला ही सकते हो, ऊपर से जो है उधर 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 से जलाओ, इधर वाला, और बटन टिप टैप करो, हाँ ठीक है। तो जब आपके पास कोई चार्जेस होंगे तो ये सिस्टम बन गया, एक चार्ज दूसरा चार्ज दोनों को मिला करके एक डब्बा में बंद किए, वो क्या कहेंगे हम? सिस्टम। तो इस सिस्टम के पास टोटल कितना चार्ज है आपके पास? तो टोटल कितना कूलाम है? 6 कूलाम चार्ज है। अरे हाँ या ना? सिस्टम के पास टोटल कितना कूलाम चार्ज है? अच्छा, मान ले अगर इसके पास -4 होता, मान ऐसा, तो सिस्टम के पास कितना आता? -2 कूलाम होता कि नहीं होता? तो आप एडिटिव नेचर्स का मतलब समझ गए क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी के साथ साथ ये एडिटिव नेचर्स का होता है। कैसा होता है? एडिटिव नेचर्स का। अभी आपने पढ़ा कि एक सोडियम का एलिमेंट था और एक क्लोरीन एलिमेंट था। जब सोडियम और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा था तो ये सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया था और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया था। इसका मतलब जितना दोगे वो उतना लेगा। अरे बोलो यस या नो यार। क्या बीच में इलेक्ट्रॉन बर्बाद भी होगा? क्या बीच में इलेक्ट्रॉन कहीं खो जाएगा? ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब चार्ज कंजर्व्ड रहता है। क्या रहता है चार्ज भाई साहब? चार्ज कंजर्व्ड रहता है। कंजर्व्ड का मतलब क्या होता है? चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। सर आप कैसी बात करते हैं? अभी तो सोडियम न्यूट्रल बॉडी था, क्लोरीन न्यूट्रल बॉडी था, आपने सोडियम को चार्ज बॉडी बनाया तो आपने क्रिएट ही तो किया। क्रिएट किया कि नहीं? नहीं, हमने क्रिएट नहीं किया है। आप ध्यान से समझे नहीं। चार्ज सोडियम के पास पहले से भी था। अरे 11 इलेक्ट्रॉन पहले से भी था कि नहीं? और 11 प्रोटॉन होने की वजह से सोडियम अपना वो प्रॉपर्टी दिखा नहीं पा रहा था। जैसे लड़के जात में ये बात ज़्यादा गुण पाया जाता है। लड़कों में लड़का अंदर से बदतमीज होता है, पर जब घर में होता है, ज़्यादातर केस में हम बात कर रहे हैं, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, लड़का थोड़ा बड़बोला होता है, थोड़ा बदतमीज भी होता है, पर अपनी माँ बाप के सामने वो प्रॉपर्टी दिखा नहीं पाता है। समझ रहे हो मेरी बात? वो दबा हुआ रहता है। जैसे ही वो घर से बाहर निकला, फिर जो भाई साहब वो अपना बदतमीजी शुरू करता है, वो प्रॉपर्टी घर से बाहर निकलने के बाद वो प्रॉपर्टी डेवलप हो जाता है ऑटोमेटिक। फिर घर जैसे ही आया, अचानक से सीधा शरीफ बन जाएगा। होता है ना ज़्यादातर केस में। हमको भी बचपन में मेरी बहन बोलती थी तुम हीरो लगता है। इस बात को हम सीरियस लेकर के बाहर हीरोपंती करने लगते थे। तो ये गलत है और नहीं करना चाहिए। हीरोपंती इन द सेंस लगता था कि क्रिकेट खेला तो खूब खेला, बाप रे बाप, हमको घर में बोल के तो भेजा है, हीरो है, अलग से बाल 2-3 बार ऐसे ऐसे कर रहे हैं। बहुत बाद में पता चला कि हम दिखते तो चिलगोजा जैसा ही है ना। ये भ्रम सबको होता है, हमको भी हो गया था बचपन में। सोडियम के पास पहले से भी इलेक्ट्रॉन थे, सोडियम के पास पहले से भी, पर वो डेवलप इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि प्रोटॉन उसके चार्ज का वैल्यू को खा जा रहा था। बात समझ रहे हो मेरी बात? अरे बोलना यार, अरे हाँ या ना। ठीक है, तो क्रिएट नहीं किया आपने, बस ट्रांसफर किया और वो प्रॉपर्टी डेवलप्ड हो गया। क्रिएट आपने नहीं किया है। क्रिएट आपने, तो चार्ज कंजर्व्ड होता है। चार्ज क्या होता है?
कंजर्व होता है। अब दूसरी बात आती है कि एक बॉडी ने एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, हो सकता है किसी बॉडी ने 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया हो सकता है कोई बॉडी 15 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे, हो सकता है कोई बॉडी 2000 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे। भाई कुछ भी कर सकते हो ट्रांसफर, पर चूंकि सबसे छोटा पार्टिकल किसी भी एलिमेंट का आपने अभी बोला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। हालांकि क्वार्ट्ज हुआ है, पर क्वार्ट्ज अभी एक्सपेरिमेंटली सही से डेवलप नहीं हुआ है, तो हम उसके बारे में बहस भी आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम बहस भी नहीं कर रहे। मेरी बात पल्ले पड़ रही है? अरे बोल हाँ या ना, ठीक है। तो जब भी आप देंगे, और सोच दुनिया में अगर 100 रुपए के ही सिर्फ नोट मिलते तो क्या आप 50 रुपए मुझे दे पाते? पॉसिबल था? जब भी देना होता 100 के मल्टीपल्स में देते, 100 × 1, 100 × 2, 100 × 3, 100 × 4, 100 × 5, 100 × 6, 100 × 9, 100 × 10, 100 × 2 लाख, ऐसा होता कि नहीं होता? पर ध्यान से सुनिए, जब भी कोई एक बॉडी दूसरे बॉडी को चार्ज देगा तो इंटीजर्स में देगा। किस में देगा? इंटीजर्स में देगा। कभी भी डेसिमल में दे ही नहीं सकता। किस में नहीं दे सकता? डेसिमल में नहीं दे सकता। किस में नहीं दे सकता भाई साहब? और जब भी कोई बॉडी लेगा तो इंटीजर्स में लेगा, डेसिमल में ले भी नहीं सकता। इसका मतलब इस बेसिस पर एक प्रॉपर्टी जनरेट किया गया और उसे प्रॉपर्टी को बोले क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोला मैंने? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोला मैंने? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब सारी बातों को एक जगह रोक करके फिर से वापस पढ़ना शुरू करते हैं कि एक जगह पर कहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए ध्यान से सुनिए मेरी बात को। ये तो बात हमको समझ में आ गया था, है ना? अब आ जाते हैं ऑरिजिन ऑफ चार्ज। एसआई यूनिट कूलम होता है। चार्ज ऑन एक इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन कितना इलेक्ट्रॉन भाई साहब? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ये टाइपिंग में इधर उधर हो जाता है, अभी उतना अच्छा टाइपिंग हम लोगों को आता नहीं है, इसलिए उसको सीरियस ले लेना है। ये आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैठा हुआ है अंदर बीच में। ये आपका इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। उस एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो -1.6 × 10 का पावर, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इतना होता है। अच्छा, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज भी बोला जाता है इसे। क्या? उसका साइन e⁻⁻. अब जो प्रोटॉन्स हैं वो प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है? एक प्रोटॉन लिखो, एक प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है? प्लस में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो 1.6 × 10⁻27 kg। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज क्या है आपके पास? p पर प्लस। अब चार्ज कैन नॉट बी मासलेस। अभी थोड़ी देर कल भी उस दिन भी पढ़ाए थे, चार्ज कभी भी एग्जिस्ट करेगा तो विद मास एग्जिस्ट करेगा। मासलेस चार्ज दुनिया में पाया। अरे लॉजिकली सोचो, मैंने किसी को इलेक्ट्रॉन निकाल करके दिया तो भाई साहब हमने अपना मास, पहले से मेरे पास कुछ ना कुछ मास था, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल के दिया, तो सारा इलेक्ट्रॉन तो हम किसी को नहीं दे सकते ना, मेरे पास कुछ भी तो बचेगा ना मास। तो बिना मास के चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, पर बिना चार्ज के पूरा मास हम एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो चार्ज कैन नॉट बी एग्जिस्ट विदाउट मास, ऐसे बोल सकते हो। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, वेयर्स अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, एंड न्यूट्रल एटम्स हैव इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। एक न्यूट्रल बॉडी के पास इक्वल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स होता है। इफ वी रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम, अगर हम हटाते हैं, इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। इफ वी एडेड वन इलेक्ट्रॉन्स टू अनदर बॉडी, तो उसमें क्या बन जाएगा? नेगेटिव चार्ज बॉडी बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका? नेगेटिव चार्ज बॉडी। चार्ज कैन बी मल्टीप्लाइड बाय प्रोसेस लाइक रबिंग, मैन्युपुलेटेड बाय प्रोसेस। यानी कैसे कैसे कर सकते हैं? रबिंग मेथड से, जिसे हम फ्रिक्शन मेथड कहते हैं, कंडक्शन मेथड से, या फिर इंडक्शन मेथड से, या फिर फोटो इलेक्ट्रिक मिशन से, या फिर थर्मोनिक एमिशन से। पर हमारे सिलेबस में अभी जो पढ़ना है वो यही 3 पढ़ना है। कितना पढ़ना है भाई साहब? ये 3। बाय फ्रिक्शन मेथड का प्रैक्टिकली हम लोग देख चुके हैं। अरे बोलो हाँ या ना? बाय फ्रिक्शन मेथड देख चुके हैं। कंडक्शन मेथड को भी हम लोग देखें, कैसे कंडक्शन मेथड से हम चार्ज करते हैं। अगर आपको समझना है कि कंडक्शन मेथड से कैसे चार्ज किया जाता है, तो आप एक कैपेसिटर लीजिए। क्या लीजिए भाई साहब? कैपेसिटर लेंगे, उसका वायर आप उसमें पहनाते हैं, और जब ऐसे करते हैं तो स्पार्क प्लग देता है कि नहीं देता है? अरे देता है। कभी देखे हो ये प्रैक्टिकल 9th 10th में, या 11th में, या 12th में? अरे बोल हाँ या ना यार?
तो हमने कैसे चार्ज किया उसको? बाय कंडक्शन मेथड। यानी एक चार्ज बॉडी के पास जब दूसरा न्यूट्रल बॉडी जाएगा, एक चार्ज बॉडी के पास जब दूसरा न्यूट्रल बॉडी जाएगा, या कोई दो में से एक चार्ज बॉडी हो या दोनों चार्ज बॉडी हो, जब चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में आएगा और दूसरा बॉडी भी चार्ज हो जाए तो उसे बोलते हैं बाय कंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग। क्या बोलते हैं भाई साहब? बाय कंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग। और इंडक्शन में हम अर्थिंग वाला सिस्टम किए थे, या तीसरा बॉडी को कनेक्ट किए थे, और इंडक्शन का एग्जाम्पल भी हम लोग देखे थे। चलिए, इतनी बात तो आपको समझ में आती है। जिसने नहीं छापा है वो जितनी तेज़ी में छाप सकते हो, जिसने नहीं छापा है, या फिर आप बाद में छाप लीजिए किसी का कॉपी से, जब तक अभी पढ़ा लेने दीजिए, है ना। नोट्स आपको मिल भी सकता है, जब छापने बोलेंगे तब। देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में बोले ना, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? किसी भी बॉडी पर नेट चार्ज जो होगा वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिन लेंगे, दोनों का चार्ज अपना, एक का प्लस और एक का माइनस होगा। इतना भी नहीं करना है तो आप सिंपल सी भाषा में बात करेंगे कि भाई साहब जितना इलेक्ट्रॉन इसने दिया, भाई साहब जितना इलेक्ट्रॉन इसने दिया, ये मान ले इलेक्ट्रॉन इसको दिया है, क्या किया है? दिया है, n इलेक्ट्रॉन दिया। कितना इलेक्ट्रॉन दिया मेरे भाई? n इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन दिया इसने? n इलेक्ट्रॉन। अगर इसने n इलेक्ट्रॉन दिया, इसका मतलब इसके पास चार्ज का वैल्यू इस वाले के पास नेगेटिव में होगा और इस वाले के पास पॉजिटिव में होगा। तो इसका नेगेटिव वैल्यू Q इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि नेगेटिव में आएगा, n क्या दिया है? इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन लिखने का, और ये बताएगा इलेक्ट्रॉन है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसका Q वैल्यू क्या होगा? Q इज इक्वल टू प्लस में n इंटू दिया क्या है इसने? इलेक्ट्रॉन। अब n मान ले इसने दिया है 10, इसका n का वैल्यू कितना दिया मैंने? 10। तो इसके पास जो चार्ज का वैल्यू आएगा 10 इंटू, माइनस में रहेगा, 10 इंटू कितना आ जाएगा? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। यहाँ सिर्फ इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड लिखना है, माइनस माइनस का साइन देने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 18 कूलम चार्ज इसके पास, और इसके पास वही सेम वैल्यू प्लस 1.6 इंटू 10 का पावर प्लस 18 कूलम चार्ज आ जाएगा। यानी जोड़ घटाव करके चार्ज क्वांटाइजेशन का एक जनरल बात बोलूं तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है किसी भी बॉडी पर चार्ज का मैग्नीट्यूड या चार्ज का वैल्यू क्या होगा वो बताता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यानी Q वैल्यू होगा तो Q इज इक्वल टू या तो प्लस में होगा या तो माइनस में होगा, और n इंटू ई के बराबर होगा। कोई दिक्कत है? इसे बोलेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलेंगे इसको? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब ध्यान से समझिए, हमने बोला क्वार्ट्ज के बारे में हमको पढ़ना नहीं है। इतनी बात समझ में आ रही है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी हम पढ़ चुके हैं। अरे बोलो हाँ या ना यार? ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में हम पहले बोले लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर, लाइक क्यों? क्योंकि नेगेटिव के साथ पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ नेगेटिव, पॉजिटिव के साथ। ये बातें पल्ले पड़ेगी आपको? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है और एडिटिव नेचर्स का है। कैसा नेचर्स का है? एडिटिव नेचर्स का। यानी इसके पास एक सिस्टम है, सिस्टम में अलग अलग बॉल रखा हुआ है, बॉल चार्ज बॉल है, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5। तो इस पूरे सिस्टम पर जो चार्ज होगा, और ये पार्ट इंसुलेटर है, समझ गए? इंसुलेटर के पास कोई चार्ज नहीं जाएगा, इंसुलेटर के पास कोई चार्ज। तो इस पूरे सिस्टम पर जो चार्ज होगा वो हम लिखेंगे Q नेट इज इक्वल टू Q1 प्लस माइनस साइन के साथ Q2 प्लस साइन के साथ Q3 प्लस साइन के साथ Q4 प्लस माइनस साइन के साथ Q5। तो हमारे पास अगर कोई सिस्टम का वैल्यू दे रखा है, मान ले हमने एक एग्जांपल लिया है कि Q1 का वैल्यू कितना है? 2 कूलम, Q2 का वैल्यू कितना है? 4 कूलम, Q3 का वैल्यू कितना दे रखा है? 2 कूलम, Q4 का वैल्यू कितना दे रखा है? -1 कूलम, Q5 का वैल्यू कितना दे रखा है? -3 कूलम। ये एक एग्जाम्पल लिया मैंने। अब बोला उस पर नेट चार्ज कितना होगा, तो 2 4 6 2 8
8 में से 4 क्या हो जाएगा माइनस, तो बचा क्या 4 कूलम। तो एडिटिव नेचर्स का मतलब समझ में आ गया। और स्केलर क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन नहीं होता है, जिसके पास डायरेक्शन नहीं होता है। अब आपके पास एक क्वेश्चन है जो आपको अभी बनाना है, चलिए जल्दी कीजिए, ये आपके हाथों बनेगा, जल्दी। क्या लिखा हुआ है, एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ना इसमें बाहर से कोई चार्ज जा सकता है, ना इससे कोई बाहर चार्ज जा सकता है, इस पूरे सिस्टम का चार्ज कंजर्व्ड है। चलिए, एन आइसोलेटेड कंटेन्स 3 बॉडीज ए बी सी विच कंटेन्स 2, 3 एंड -1 कूलम। ये आपका कितने का है 2 कूलम का, बनाओ भाई अभी बनाना है। ये कितने का है 2 कूलम का, ये कितने का है 3 कूलम का, ये कितने का है -1 कूलम का। आपसे पूछा गया है कि कुछ कारण से, मान लो डिगजैग डिगजैग जिगजैग 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 किया मैंने, और हो क्या गया, ए के पास चार्ज चला गया 5 कूलम, बी के पास चार्ज हो गया -2 कूलम, तो सी के पास चार्ज कितना होगा, जल्दी करो। नहीं बनेगा, नहीं। हमने क्या बोला, किसी भी सिस्टम का चार्ज एडिटिव नेचर्स का होता है, पहली बात तो ये बोला। पहले इस सिस्टम पर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 4 कूलम, बोलो यस या नो। कैसे, 3 और 2 मिलके क्या हो गया 5 में से 1 गया 4। अब ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इसका मतलब इसमें 4 है, तो वही सिस्टम यहाँ पर भी है, सिर्फ चार्ज ट्रांसफ़र हुआ है, अंदर अंदर ट्रांसफ़र हुआ है कि बाहर से, अंदर अंदर। तो इस पूरे का भी चार्ज कितना होगा 4 कूलम ही रहा होगा। अरे बोलो यस या नो यार, 4 कूलम ही रहा होगा। अगर 4 कूलम रहा है तो 5 और -2 तो बचा कितना 3। अगर ये 3 कूलम इन दोनों को मिलकर होता है तो ये कितने कूलम का है 1 कूलम का है। अरे बोलना यार, तो हम आंसर बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 कूलम बराबर A + B + C, A का वैल्यू 5 प्लस माइनस ना -2 + C, यहाँ 4, 5 में से 2 गया 3, यहाँ 4 प्लस क्या C, ये 3 इधर आया, C = 1 कूलम। अब पल्ले पड़ा आपको, अरे बोलो यस, ठीक है। हो गया, आगे बढ़े, ठीक है। हाँ, चार्ज एंड मास के बारे में 2-3 बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी, पहले भी पढ़ा चुका हूँ मैं, आपको ध्यान में रखना होगा फिर भी। ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, एक बात इसमें बड़ी मजे की है, आप चाहे मास तो नेगेटिव में होता नहीं, पर मास में एक ही प्रॉपर्टी पाया जाता है, कोई 2 मास है। हेलो, जरा सा क्लास ले रहे हैं सर, तो क्लास के बाद आपको करते हैं, ठीक है। तो मास हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़े हम लोग 9th क्लास में। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कहता है, एवरी मास अट्रैक्ट विद अदर मास। अरे हाँ या ना यार, तो हर मास के पास एक प्रॉपर्टी होता है एक दूसरे मास को। अब सवाल मेरा ये है कि मान लो ये चिंकू है, अरे छोड़ो, मान ले वो तबरेज है, मान ले क्या वो है ही,
वो तबरेज है और सामने बैठा कौन है, मुंतहा है। अब इन दोनों का अपना एक मास है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा होगा। अरे बोलिए यस या नो यार। पर सवाल ये है कि ये दोनों चिपक क्यों नहीं रहे, क्यों नहीं चिपक रहे? अरे मास अगर अट्रैक्ट करता है तो ये दोनों चिपक क्यों नहीं रहे? हमको क्या पता वो क्यों नहीं चिपक रहा है? अरे बोलना, अरे सोच के देख, एकदम बकलोल जैसा क्वेश्चन। मान लो दुनिया में अगर कोई लड़के की बात कर रहा हूँ मैं, लड़का अगर किसी को देखकर पसंद करता है तो पहली बार क्या देखता होगा? सुंदर कन्या। अरे हाँ या ना, सुंदरता ही तो देखता होगा। अगर सुंदरता देख रहे हैं, मान ले यहाँ पर कोई एक सुंदर सी कन्या है और यहाँ भी एक सुंदर सी कन्या है और यहाँ भी एक सुंदर सी कन्या है, तो हमने कितनी कन्याएं बनाई? 3 कन्याएं। अच्छा, सबसे ज़्यादा खूबसूरत ये लड़की है। कौन लड़की है? ये लड़की। अगर मेरे पास ऑप्शन हो कि हम तीनों में से किसी के पास अट्रैक्ट हो सकते हैं, तो हम किसके पास अट्रैक्ट हो रहे होंगे? सबसे सुंदर वाली से। अरे बोलना यार, क्या ये वाली टॉप वाली से अट्रैक्ट हो रहे होंगे? अरे बोलना भाई, अगर टॉप वाली से अट्रैक्ट हो रहे होंगे तो अट्रैक्शन का रीज़न क्या था? सुंदरता। अट्रैक्शन का रीज़न क्या था? अब सोच के देख, मास तबरेज के पास ही है, मास मुंतहा के पास भी है और मास हमारी धरती माता के पास भी है। तो सबसे ज़्यादा मास किसके पास है? अरे बोल यार, धरती माता के पास। तो तबरेज को धरती माता भी तो अट्रैक्ट कर रही होगी, क्या मुंतहा को भी धरती माता अट्रैक्ट कर रही होगी? तो तबरेज किससे अट्रैक्ट होगा, धरती माता से या मुंतहा से? अच्छा, तो अब समझ में आया ये कहाँ अट्रैक्ट हो रहा है? अरे बोल यार, तो मुंतहा के लिए भी तो धरती माता है, तो मुंतहा भी धरती माता से अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा अर्थ लगा रहा है। कौन लगा रहा है? तो एक तो ऑलरेडी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है बहुत वीक फोर्स है। कैसा फोर्स है? बहुत वीक फोर्स है, निहायत कमज़ोर फोर्स है। कैसा फोर्स है? कमज़ोर क्वालिटी का फोर्स है। तुम सोचो, बहुत मजबूत होता तो हम लोग जीवन जी ही नहीं पाते, और अगर नहीं होता तो भी जी नहीं पाते। ऊपर वाले ने क्या करिश्मा करके बनाया है ना। चल छोड़, उधर साइंस पढ़ने वाले ऊपर वाले के ऊपर ना जाए। तो हमने बोला है कि चार्ज एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, दोनों एक ही बात है। स्केलर क्वांटिटी है, एक्सर्ट फोर्स ऑन बॉडी एट ए डिस्टेंस। तो जब भी मास होगा वो सिर्फ अट्रैक्शन नेचर का होगा, बट चार्ज में जो फोर्स होता है वो अट्रैक्शन के साथ साथ रिपल्सन नेचर का होता है। दूसरी बात, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट, बट मास कैन एग्जिस्ट विद जीरो और नेट चार्ज, यानी न्यूट्रल बॉडी के साथ भी एग्जिस्ट कर सकता है। हम वही बात बोले, पॉजिटिव निगेटिव के साथ अट्रैक्शन रिपल्सन, पर उसके साथ हमेशा अट्रैक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। पहले बोला है मैंने, कभी पढ़ाया है ये बात? अरे बोलो यार हाँ या ना। हाँ, तो क्यों? क्योंकि जब कोई m मास के बॉडी को लगभग सनलाइट के स्पीड से अगर फेंक दूं तो उस बॉडी का मास m इज इक्वल टू, एक नया फॉर्मूला बनेगा। जब उसका रेस्ट कंडीशन में था वो वाला मास रूट अंडर 1 माइनस वी बाय सी का होल स्क्वायर, वेयर v इज योर वेलोसिटी, c इज स्पीड ऑफ लाइट। यहाँ से हम, अगर हमारा v का वैल्यू बहुत छोटा हो जाए c से, जो कि हम लोगों के पास हमेशा होता है, तो हम m को m0 ही मेज़र करते हैं। बहुत चेंजिंग नहीं होता है, नेग्लिजिबल चेंजिंग होता है। चलिए, अब हम लोग ये बात तक तो पढ़ चुके हैं और यहाँ तक हम लोग समझ भी चुके हैं। अब जो कॉन्सेप्ट है आज का वो ये है, वो ये है, कुछ क्वेश्चंस कराए थे हम लोग, विच चार्जेज एग्जिस्ट, विच चार्जेज नॉट एग्जिस्ट, पढ़ाए थे। चलो कुछ और भी कर ही लेते हैं भाई, और थोड़ा बहुत कर लेते हैं, तब इसके ऊपर आएंगे। कहाँ चला गया? ठीक है, हम बोले थे विच चार्ज कैन नॉट बी एग्जिस्ट। इसके ऊपर क्वेश्चन था क्या? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर। Q इज इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू ई पर बेस्ड था। बोलो हाँ या ना, यही पर बेस्ड था। चलिए, किसी के पास LN का बुकलेट है, मॉड्यूल वगैरह दे दो मुझे, उससे 2-4 क्वेश्चन और करवा दूँगी। नहीं, ये नहीं चलेगा, दे दे मुझे। वेरी गुड, गुड बॉय बोल के कह सकते हैं आपको।
लिखिएगा एक क्वेश्चन। इस पर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। आपको पहले ही बता दिया मैंने फॉर्मूला क्या है, पर आपको अब सुनते रहना है। मान लिया जाए उसने क्वेश्चन ये पूछा है आपसे कि एक पीस ऑफ पॉलिथीन है, ए पीस ऑफ पिन्नी rubbed with another body and developed a charge -2 into 10 to the power -7 coulomb. Find number of electron transferred बोल सकता है, या फिर बोल सकता है फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजिंग या इंक्रीज्ड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या ये इंक्रीज्ड बोलते हैं इसको हम, ठीक है। हाँ बताइएगा कोई। हाँ कितना बोले? 3.2 इंटू -26। इज इट पॉसिबल कि कोई इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता है लॉजिकली? प्लस में बोलते तो हम सह सकते थे, मतलब कैलकुलेट भी करते, पर आप जैसे ही माइनस में बोले आंसर हमारा कैलकुलेशन से बाहर चला गया। हमने आपको क्या सवाल पूछा, आपने क्या आंसर दिया? हमने बोला एक पन्नी का है जिसको किसी पर रगड़ा गया, रगड़ दिए। हो सकता है जिस पर रगड़ा गया उसने इलेक्ट्रॉन इसको कुछ दिया, कुछ तो इलेक्ट्रॉन दिया रहेगा। अरे बोलना यार, कुछ तो इलेक्ट्रॉन दिया। जैसे ही कुछ इलेक्ट्रॉन दिया उस पिन्नी पर चार्ज बॉडी बन गया। वो कुछ कितना इलेक्ट्रॉन दिया गया वो देखना है। तो हमको उसने क्वेश्चन में दे रखा है सॉल्यूशन। अब देखिएगा सॉल्यूशन क्या देखना है भाई साहब, सॉल्यूशन देखना है। उसके पास चार्ज पिन्नी का चार्ज वैल्यू क्या है पन्नी का? अरे बोलो -2 पॉइंट में नहीं है, 2 इंटू -10 का पावर -7 कूलम। क्या Q इज इक्वल टू -n इंटू ई लिख सकता हूँ मैं? -2 इंटू 10 टू द पावर -7। क्या n का वैल्यू हमको पूछा गया है तो ये माइनस खत्म हो जाएगा। क्या n इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 10 का पावर -7 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10 का पावर -19 लिख सकता हूँ मैं ऐसा? अरे बोल यार, अरे नहीं आया। चल यहाँ से पॉइंट हटाया मैंने, क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ 10? क्या 2 1 जा 2 2 8 जा, ठीक है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ 10/8 इंटू ये वाला ऊपर जाएगा तो प्लस में पावर होगा कि नहीं होगा? तो 10 का पावर -7 इंटू 10 का पावर +19। ये कैसे हुआ अगर आपको नहीं पता है तो आप बहुत कमज़ोर हैं फिर मैथ में, समझ गए? चलिए तो हमारे पास आ जाएगा 8 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 8 1 जा 8 पॉइंट लगाए सर जी, आपको क्या बोलेगा? 2 बचेगा। तो 8 दूनी 16, 8 पंचे 40। अच्छा गुना 10 का पावर कितना आ जाएगा? +12। ध्यान से देखो यहाँ पॉइंट में ज़रूर है, पर 10 का पावर 12 होने की वजह से ये पॉइंट जब हटाएंगे तो एक इंटीजर नंबर बन जाएगा। तो कोई अगर इसे लिखना चाहे 125 इंटू 10 का पावर 10 इलेक्ट्रॉन्स दिया, क्या किया? दिया, या सॉरी लिया, या फिर कह सकते हैं इतना इलेक्ट्रॉन्स उसमें ट्रांसफ़र हुआ। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? अरे बोलना यार। हाँ अब तुझे बोले इसी क्वेश्चन को फाइंड द मास वैल्यू ट्रांसफर्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ मास दैट इज ट्रांसफर्ड। तो मास कितना ट्रांसफ़र हुआ, या बोल सकता है कि भाई उस बॉडी का मास कितना इंक्रीज कर गया, यही पूछ सकता है ना।
अब मास कितना इंक्रीज किया ये कैसे पता चलेगा? भाई तूने इलेक्ट्रॉन इतने ट्रांसफ़र किए और एक इलेक्ट्रॉन अगर तू ट्रांसफ़र करता तो 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस 31 kg मास ट्रांसफ़र हो जाता। अरे बोले यार हाँ या ना। तूने 2 इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफ़र किए तो 2 गुना 9.1, अच्छा 3 किए तो 3 गुना 9.1, अच्छा तूने अगर इतने किए तो इतना गुना 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस 31। क्यों सर पर हाथ रखी है? सर पर क्यों हाथ रखी? तबीयत खराब है? नींद आ रही है? मतलब मेरा शकल अच्छा नहीं है हैं? या मैं बोल अच्छा नहीं रहा हूँ? ये समझ में नहीं आ रहा। देख, अगर तुझे नींद आ रही है इसका मतलब या तो मेरा टॉपिक ही समझ में नहीं आ रहा भाई, ऊपर से जा रहा हैं। पहला दिन कहाँ थी? हाँ, आज ऐसा क्या पढ़े जो कि नहीं? अब ये क्वेश्चन से पहले समझ में आया था? अरे आज का ये क्वेश्चन से पहले बातें समझ में आई थी? जैसे क्या क्या नहीं समझ में आया मुझे बताओ, हम रिपीट कर देंगे। पर बेसिक बात अगर नहीं आया तो आगे कुछ नहीं आना। तो वो जो आइसोलेटेड सिस्टम में हम कर रहे थे वो समझ में आया था? अब बिना डरे बोल, पैसा देती है। क्या क्या नहीं आया? जैसे तू खड़ी हो जा, पहले डर मत, पहले तो डर खत्म कर। हाँ, क्या क्या नहीं आया? हाँ, जोर से बोल। कितने बजे क्लास आई है? 7 बजे। अभी कितने बज रहे हैं? 12:15। भूख लगी है? हम तो कुरकुरे तुमको अपने मुंह से खाते हुए देखे हैं। खा रही थी ना? अरे बोल यार, जब खा रही थी तो पेट में ही गया होगा, फिर भर भी गया होगा हैं? हाँ, तो फिर क्यों नींद आना, फिर क्यों थकना? बोर लग रहा है? फिजिक्स है इसलिए बोर लग रहा है। किसी ने बता रखा है फिजिक्स भारी चीज़ है? किसने बताया है? ऐसा कुछ आज रॉकेट साइंस जैसा कुछ पढ़ाया मैंने? अच्छा, तेरा क्या हाल है सबा? हाँ, तेरा क्या हाल है नगमा? तुम रह जाए ना, तुमसे तो पूछ ही नहीं रहे, तुम तो खानदान से ही बाहर है। तू बता बेटी। हाँ हाँ, तुम ये डर से नहीं बोलना है। अगर नहीं आ रहा है तो हम और धीरे कर देंगे। जैसे कौन सा, पहला हम बताएं कि चार्ज कैसे बनता है। तुझे पता चला वो चार्ज कैसे बना? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देगा तो चार्ज बन जाएगा। अब कैसे ट्रांसफ़र होगा? या तो फ्रिक्शन करके, या तो टच करके कंडक्शन से, या तो एक इंडक्शन से, इंस्टाग्राम से। ठीक है? या तो तुमसे बाय फ्रिक्शन हो जाए, या तुमसे कंडक्शन हो जाए, या इंस्टाग्राम से यानी इंडक्शन हो जाए। कोई दिक्कत है? चार्ज बॉडी बन गया। जब वो चार्ज बॉडी बन जाएगा तो क्या क्या करेगा? वो अपने सेम नेचर वाले चार्ज को रिपेल करेगा, अपोजिट नेचर वाले चार्ज को। ये सब बातें समझ में आ रही थी? अरे बोलना। तो सिर्फ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज नहीं समझ में आया, या ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया? ये सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया? हाँ, ऐसा ठीक है, फिर बैठ जाओ। बाकी चीज़ समझ में आया ना? झूठ नहीं बोल, खा अपने कलम की कसम। पक्का ना? ठीक है। अगर कलम ख़त्म हुआ इसका मतलब तूने कसम झूठी खाई है। वो एक बिहार बोर्ड का पेपर चेक हो रहा था कुछ दिन पहले, पिछले साल की घटना है, 4th 5th क्लास का। बच्चे उसमें आंसर लिखे थे, ये सेम वाला जो हमने बोला अभी, कसम खाने वाली बात। एक सॉन्ग्स है ना, झूठी खाई थी कसम जो तुम निभाए नहीं। हाँ, वो प्रॉपर उस बच्चे ने वो पूरा सॉन्ग से लिख दिया था कॉपी में। तो ये कितने क्रिएटिव बच्चे हैं। वो गाना उतना बड़ा बेहुदा को याद रह रहा है, अब बुक का आंसर याद नहीं रह रहा है। क्या लेवल ऑफ थॉट है। मतलब अगर बच्चा कमज़ोर है तो गाना भी याद नहीं रहना चाहिए ना भाई। अगर आपका दिमाग कमज़ोर है तो कुछ भी याद नहीं रहना चाहिए। जैसे अगर अभी मैं बोल दूँ कि जा 4 kg आलू, 2 kg प्याज, 5 रुपये का धनिया, 2 रुपये का हरी मिर्च लेना, क्या मार्केट जाते रहते तू भूल जाएगी? अरे पैसे दिए क्या वहाँ जाके भूल जाएगी क्या क्या लेना है? नहीं, तुझे याद तो रहेगा ना। हो सकता है 1-2 सामान भूल जाए। किस वजह से मंडी आए थे यही भूल जाएंगे क्या? ये नहीं भूल सकते ना। तो दिमाग सही काम कर रहा है। ये वहम है
दुनिया का सबसे टफ काम अगर कुछ है तो वो है खाना बनाना। ये मुझे ऐसा लगता है लड़कियों के लिए, और लड़कों के लिए सबसे टफ काम अगर है कुछ तो वह है किसान बनना। ये मेरी नज़र में, उसके बहुत सारे रीज़न आपको बता सकते हैं। आप किसी भी बुरे, हमने अपनी माँ को देखा है दर्द से कर्रा रही है पर वो हम लोगों के लिए खाना बनाती थी, उसके पास ऑप्शंस नहीं थे। प्रॉपर दर्द में वो अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है कि नहीं बनाती है? तो तू सोच के देख, अब इससे बुरा क्या कंडीशन हो सकता है। और डेली सुबह सवेरे जब पूरा परिवार सोया रहता है, वो लड़की जग करके या वो औरत जग करके झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है, खाना बनाती है, बच्चों को तैयार करती है, सब चीज़ करती है। जबकि वही औरत रात के 12 बजे जब उसका बच्चा रो रहा होता है फिर वो जगती भी है। तो दुनिया का सबसे टफ काम है। समझ में आई मेरी बात? अगर तुझे ये टफ काम नहीं करना है, किसी और को हायर करना है, देख कामयाबी कीमत मांगती है। हर कामयाबी वो कीमत मांगता है आपसे। ऐसे कोई चीज़ दुनिया में नहीं मिल जाता। आप कुछ भी, एक लाइट जला रहे हो, पे कर रहे हो कि नहीं बिल? मेरे यहाँ पर आकर के बैठे हो, पे कर रहे हो ना बिल? एसी की हवा खा रहे हो, पे कर रहे हो ना बिल? हर चीज़ आपसे पे मांगता है। अगर आपको सक्सेस चाहिए वो भी तो आपसे कीमत मांगेगा। वो कौन सी कीमत मांगेगा? कल अगर सुख चैन से जीना है तो आज का सुख चैन खोना पड़ेगा। हमारे बाप दादा परदादा कोई तो होंगे जनरेशन से जो फ्रीडम के टाइम, आज़ादी की लड़ाई के टाइम लड़े होंगे, खून दिए होंगे, तब आज हम सांस ले पा रहे हैं अच्छे से, और हम आपसे बोल पा रहे हैं और आप हमारा सुन पा रहे हैं, आप पढ़ पा रहे हैं, हम पढ़ा पा रहे हैं। इज़ इट पॉसिबल अगर हम कैद रहते, गुलाम रहते? हर चीज़ की कीमत होती है। आज आपको पे करेंगे तो कल मिलेगा, विद कंपाउंड मिलेगा। जब आंख बंद करते हो, बेड पर जाते हो, तो सोच के देखना कि सवेरे रिजल्ट निकले और नीट में हम सेलेक्टेड हों। जो मोहल्ला का औरत या बूढ़ा हमारा कोई कदर नहीं करता था, वो आपको डॉक्टर साहिबा बोलना शुरू कर देंगे या डॉक्टर साहब बोलना शुरू कर देंगे। यस या नो? वो क्या एक रात में ऐसा हुआ कि आज रात से पहले रिजल्ट नहीं आया था तो हमारा इज्जत बिल्कुल नहीं था? जैसे ही सवेरे रिजल्ट आया अचानक से इज्जत इंक्रीज हो गया। ये एक एक्सपोनेंट ग्राफ था क्या? नहीं, ये एक कांस्टेंट एकदम इंक्रीजिंग स्लोप था, जो आप रेगुलर उस चीज़ को लाने के लिए लोग बस लास्ट पॉइंट देखते हैं। आज हम अडानी अंबानी या किसी भी बड़े बिजनेसमैन का सिर्फ पैसा देखते हैं और ये सोचते हैं कितना मज़ा आता होगा, कभी जहाँ कदम रखता होगा वो ज़मीन उसका, वो घर उसका, वो दरवाज़ा उसका, वो आदमी उसके। ऐसे हो गया है वो। उसने कितनी रातें, कितनी दिन अपने बर्बाद किए होंगे उस समय के लिए, तब जाकर के आज उसका हुआ है। अरे हाँ या ना यार? तो आप पहले उसको इन्वेस्ट करेंगे। बर्बाद तो हमको नहीं बोलना चाहिए था, उसने कितने इन्वेस्ट किए होंगे। आप भी वो इन्वेस्ट कीजिए, फिर आपका होगा। आप इस क्वेश्चन में फंसे हुए थे कि आपके पास एक पॉलीथीन था, पॉलीथीन चार्ज बॉडी बन गया। क्या बॉडी बन गया? चार्ज बॉडी बन गया। ये चार्ज बॉडी कैसे बना ये तो आपको पता है ना? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, अरे जोर से बोल यार, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। बिना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के चार्ज बॉडी, बिना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के चार्ज बॉडी, अरे बोल यार, बिना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के चार्ज बॉडी नहीं बन सकता। अच्छी बात है। अगर बिना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के चार्ज बॉडी नहीं बन सकता, ये बात आपको बैक द स्टोरी पता है। और आपको हमने बोला कि ये चार्ज का वैल्यू है -2 × 10⁻⁻7 कूलम। ये बात आपको हमने बताया। आपको पता है ये Q का वैल्यू जो है -n × E से आया होगा। तेरे लिए बता रहे, तू खांस रही है। पानी क्या तुम, सॉरी पानी ही पी, हम बोलते जहर भी पी लो। फिर मुझे याद आया कि नहीं, जहर पीने के बाद परमानेंट खांसी बंद हो जाएगा। अब सुन ले 2 मिनट तब जाना। n × E से बना होगा। अब ये Q का वैल्यू तुझे पता है, -2 × 10⁻⁻7 -n × E का वैल्यू रटाया है। ये होगा, ये वाला माइनस इस वाले माइनस को,
अब n का वैल्यू ही तो चाहिए, तो 2 गुना 10 के पावर 7 माइनस में डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कर, तुझे n का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। इतना ही इलेक्ट्रॉन उसने लिया होगा, तब लिया होगा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि माइनस साइन है। मैंने नहीं बोला कि दिया होगा, दिया होता तो यहां पर आंसर क्या है, किसमें क्वेश्चन में क्या रहता, पॉजिटिव। हाँ, इसका साइज क्या कर गया होगा, इंक्रीज। क्या डिक्रीज क्या होगा, क्या नहीं, बात पल्ले पड़ी। अरे बोलो यस या नो यार। कल इनसे रिलेटेड और क्वेश्चन देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।